नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियार स्टडी कैप्सूल। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम जूनियर ड्राफ्टमैन पोस्ट कोड 602। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बोर्ड के द्वारा 6 फरवरी 2019 को। और इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए, बट वो एग्ज़ाम अलग था, वो पोस्ट कोड 665 था। और वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बोर्ड के द्वारा 17 फरवरी 2019 को। तो ये इस एग्ज़ाम का फर्स्ट पार्ट है। बाकी मैं जितनी वीडियो हूँ वो पार्ट वाइज लाऊंगा, क्योंकि सेल फोन में थोड़ी स्पेस प्रॉब्लम रहती है, तो उस वजह से मैं जितनी वीडियो लाता हूँ वो पार्ट वाइज ही लाता हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 86। द फर्स्ट मेटल मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द इंडस वैली पीपल वाज। देखिए यहाँ पे लिखा द फर्स्ट मेटल, जो सबसे पहली धातु, तो वो थी कॉपर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और कई बार आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो कौन कौन से मेटल के साथ अवेयर थे और कौन कौन से मेटल के साथ अवेयर नहीं थे। ठीक है, तो अगर बात करें अवेयर की, तो वो अवेयर थे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, टिन के साथ, बट वो आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो इन केस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस केस में आपके पास आयरन करेक्ट आंसर होगा। बट जो फर्स्ट मेटल की बात की जाए मोस्ट वाइडली यूज होती वो कॉपर। और हालांकि इसे जो कहते हैं वो ब्रॉन्ज एज कहते हैं, बट जो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल है फर्स्ट में वो है कॉपर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। विच डायनेस्टी फाउंडर वॉज एन इलेक्टेड हेड। तो इनमें से कौन से वंश के संस्थापक थे जो एक निर्वाचित प्रमुख थे, यानी जिसे लोगों के द्वारा चुना गया था। तो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, पाल। ठीक है, पाल वंश के जो फाउंडर थे वो एक इलेक्टेड हेड थे और पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। और उनका जो कार्यकाल था वो था 750 से लेके 770 एडी के बीच में। और इनके शासन में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इस वंश में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है धर्मपाल, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और साथ ही साथ नालंदा विश्वविद्यालय जो काफ़ी फेमस है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 88। हु फाइनली अनेक्स्ड बंगाल एंड ब्रॉट अबाउट द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द डायनेस्टी ऑफ इलियास खान। तो इनमें से कौन है जिन्होंने अंततः बंगाल पे अपना शासन कायम किया और जो इलियास खान थे उनके वंश का पतन जिनके द्वारा हुआ था, तो वो थे शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये शेरशाह सूरी वही है जिन्होंने चौसक युद्ध लड़ा था 1539 में हुमायूं के खिलाफ, और 1540 में कन्नौज के युद्ध में उन्हें पराजित करके उन्हें इंडिया से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और इन्होंने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 89 के है। बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम। बाबर मूल रूप से भारत आया था, कहाँ से आया था? तो बाबर की बात करें तो ये भारत पे आक्रमण करने के लिए आए थे इब्राहिम लोदी पे, और इन्हें बुलाया गया था दौलत खान लोदी और आलम खान के द्वारा। और 1526 में ये आए थे और ये आए थे फरगाना उज्बेकिस्तान से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और मुगल जो थे वो तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि बाबर जो पहली बार बाबर ने तोपों का यूज़ किया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले युद्धों में तोपों का यूज़ किसके द्वारा किया गया था, तो वो बाबर के द्वारा किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, जिसके द्वारा ही उसे जीत हासिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 90। इन बंगाल द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर लोकेटेड एट। तो 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, फोर्ट विलियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। और इंडिया में बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आए थे, जिन्होंने जहांगीर से फैक्ट्री खोलने की इजाज़त पाई थी, आज्ञा प्राप्त की थी, तो वो थे थॉमस रोम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले यूरोपियन की बात करें तो सबसे पहले यूरोपियन
पुर्तगाली इंडिया में आए थे, और वास्को डी गामा आपने नाम तो सुना ही होगा, तो सबसे पहले वही इंडिया में आए थे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 91 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द संत ऑफ दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर का संत के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, रामकृष्ण परमहंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया is associated with the administration of which वायसराय। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन से वायसराय है जिनके समय में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम में, जिनका कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 के बीच में। और इनके कार्यकाल में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी जो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। दूसरी थी जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था उसे 1882 में इनके कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किया था, इसमें क्या था, जितने भी लोकल जो न्यूज़पेपर थे उन्हें बंद कर दिया गया था, उन्हें फ्रीडम नहीं थी कुछ भी छपाने की। तो जब ये प्रेस एक्ट आया तो उसके बाद वो फ्रीडम फिर से मिल गई उनको। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि जो फर्स्ट पॉपुलेशन काउंट होता है, सेंसस बनती है, वो 1872 में बनती मेयो के टाइम में। बट जो नियमित जनगणना जिसे कहते हैं नियमित जनगणना, वो फर्स्ट टाइम 1881 में इनके काल में हुई थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के 93, महात्मा गांधी कॉइन द फ्रेज सत्याग्रह इन और ड्यूरिंग, और किस दौरान। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा काफ़ी सारी चीज़ें चलाई गई थी, तो किस दौरान महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का जो वर्ड है वो उपयोग किया था। तो ये किया था साउथ अफ्रीका के टाइम में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की बात करें तो इन्हें साउथ अफ्रीका बुलाया गया था। अब्दुल्ला नाम के एक धनी गुजराती व्यापारी थे, उनके द्वारा इन्हें बुलाया गया था। ये पेशे से लॉयर थे, तो अपना मुकदमा लड़ने के लिए इन्हें वहाँ बुलाया गया था। तो वहाँ पे क्या होता था, भेदभाव होता था, रंग के बेसिस पे भेदभाव होता था। तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह का उपयोग किया था। ठीक है, और काफ़ी हद तक इन्हें सफलता भी मिली थी इसमें। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट 94, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज द। तो 94 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने अर्थ को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया है ताकि हम कहीं की भी लोकेशन निकाल सके। तो उसी तरह हमारे पास जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वहीं से हमने डेट सेट की है इंटरनेशनली। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लोब पे जो एक नीली जैसी लाइन आ रही है, ब्लू जैसी लाइन है, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन, और ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ रहा था कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ से पास होती है। तो जहाँ से पास होती है उसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 95, ग्रेनाइट एंड बेसल्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ इग्नेशियस रॉक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए क्या होता है, जो वॉल्केनो होता है, जब उसका जो लावा होता है वो जमीन के अंदर रहता है, सरफेस के अंदर रहता है, तो उसे हम मैग्मा कहते हैं, और बाहर निकलता है तो उसे लावा कहते हैं। जब वो जमीन के अंदर रहता है, सरफेस के अंदर रहता है, अर्थ क्रस्ट में रहता है, तो कुछ एक जो लावा होता है, कुछ एक जिसे मैग्मा कहते हैं, जब वो उसके अंदर ही सॉलिड हो जाता है तो वो ग्रेनाइट होता है, और जब बाहर होके लावा बनने के बाद वो सॉलिड होता है तो उसे हम बेसॉल्ट कहते हैं। और ये होते हैं इग्नेशियस रॉक, इन्हें हम इग्नेशियस रॉक्स में काउंट करते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट और बेसॉल्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 96, सुंदरा ट्रेंच लाइज इन द। तो सुंदरा खाई, ठीक है, जैसे जमीन में खाई होती है वैसे समुद्र में भी खाई होती है। तो ये कहाँ पे, ये है हिंद महासागर में। ऑप्शन सी, इंडियन ओशन इज द करेक्ट आंसर। और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने डिस्कस करा था स्टेनोग्राफर का एग्जाम। तो सेम क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था, तो वहाँ मैंने डिटेल में डिस्कस करा था इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97, द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन ही है डायरेक्टली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 98 क्या है, स्प्रूस एंड सेडार आर ट्री वेराइटीज ऑफ।
तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, टेम्परेचर कॉनिफोरस फॉरेस्ट। तो ये फॉरेस्ट किस तरह के होते हैं, तो ये फॉरेस्ट वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे जो विंटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होते हैं और जो समर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। और यहाँ पे जो पेड़ है वो शंकुधार होते हैं, ठीक है, शंकु की तरह होते हैं और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सुई की तरह होती है। और ये जो पेड़ होते हैं ये सदाबहार पेड़ होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं स्प्रूस, ठीक है, जिसे हम जो जानते हैं जनरली वो क्रिसमस ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो क्रिसमस ट्री आपने देखा होगा। और सिडार जो हिमाचल का स्टेट ट्री है देवदार के नाम से जिसे हम जानते हैं। और भी इसके काफ़ी एग्जांपल है जैसे पाइन, फिर और लैच और हेमलॉक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी कंट्री की है, तो सबसे ज़्यादा है चाइना की, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे पे यूएसए और चौथे पे है इंडोनेशिया। तो ना तो यहाँ पे चाइना है, ना इंडिया है, ना यूएसए है, तो ऑप्शन ए इंडोनेशिया इज़ द करेक्ट आंसर। और इंडोनेशिया के बाद आता है ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया, नाइजीरिया के बाद बांग्लादेश, ठीक है। तो इस तरह से आप पैटर्न इसका याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 विच इंडियन स्टेट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज विथ 3 नेशन। तो चलिए स्टेट वाइज बात करते हैं। पहले बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड शेयर करता है चाइना और आपके नेपाल के साथ। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल सिर्फ नेपाल के साथ चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भूटान, म्यांमार और चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। और असम की बात करें तो असम शेयर करता है भूटान और दूसरा है बांग्लादेश, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 101 क्वेश्चन क्या है, अमरावती एंड हेमावती आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो ये दोनों किसकी सहायक नदी है, ये है कावेरी की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कावेरी जिसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल ही के एग्जाम हुआ था इंटरनेशनल ब्यूरो का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण की गंगा के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है। तो मैंने उस एग्जाम का भी जीके सेक्शन डिस्कस करा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। 50+ क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ जीके के उसमें, तो अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 102 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्सिडेंस फार्मिंग। तो पहले समझते हैं कि सब्सिडेंस फार्मिंग क्या होता है। तो ये उस तरह की फार्मिंग होती है जिसमें जो फार्मर होता है वो अपनी जो फसल बोता है वो खुद के गुजारे के लिए, खुद की फैमिली के गुजारे के लिए बोता है, ठीक है। तो वो होती है सब्सिडेंस फार्मिंग। और इसमें जो ट्रेड होता है यानी व्यापार होता है फसलों का, वो लोकल एरिया के लिए या तो बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं है। मोस्टली इसमें क्या रहता है कि सिर्फ अपने गुजारे के लिए कृषि की जाती है। जैसे आपके पास सिर्फ एक गाय है और आपका उसका जो दूध है वो खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है वो ऑप्शन सी एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग। और ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, आपके पास लैंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बट जो उसके लिए लेबर है, उसके लिए जो मशीनरी यूज़ करोगे और फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे आप, वो बहुत कम मात्रा में होती है, वो होती है एक्सटेंसिव फार्मिंग। और इंटेंसिव फार्मिंग उसके बिल्कुल अपोजिट होती है, आपके पास लैंड भूमि बहुत कम है बट आप जो लेबर यूज़ कर रहे हो, आप जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, मशीनरी यूज़ कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 103। तो देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आपने मेरी वीडियो कंटिन्यू देखी होगी तो आपने एक बात नोटिस की होगी, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो टॉपिक्स है वो सेम है, काफ़ी सारे क्वेश्चन भी सेम है और काफ़ी सारे टॉपिक भी रिलेट हो रहे हैं आपस में। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन को, जो जितने भी इसमें टॉपिक बन रहे हैं, अगर सभी को कवर कर लेते हो तो नेक्स्ट टाइम आपके जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली बनते रहेंगे, ठीक है। जैसे इसमें और भी ऑप्शन है शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, कमर्शियल कल्टीवेशन, फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इनको भी साथ साथ में रीड करते रहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन के 103। नेक्स्ट क्वेश्चन के 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव फुली प्राइवेटाइज इट्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो जैसे आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जो बिजली है वो कुछ गवर्नमेंट की हिस्से में और कुछ प्राइवेट भी हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा गया ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें जो पावर है
वो टोटली प्राइवेट कर दी गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र।